हेलो एवरीवन, आज हम सभी एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। फिज़िक्स का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिज़िक्स। इसमें हम लोग जो भी मॉडर्न फिज़िक्स से रिलेटेड चैप्टर हैं, अभी मैं इसलिए आपको नाम नहीं बता रहा हूँ कि हम पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे तो बताया जाएगा। पहले ही नाम बता दो, उसकी मतलब लेंथ बता दो, और उससे क्या होते हैं, स्टूडेंट पहले ही भयभीत हो जाता है कि बहुत लंबा टाइम जाने वाला है या कम टाइम जाने वाला। तो कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। हमारी पूरी एक्सपेक्टेशन कंसेप्ट वाइज होगी, और हम यहाँ पे एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं और आईआईटी और उससे थोड़ी सी ऊपर जाएंगे, ताकि जो बाहर की भी क्वेश्चन होती हैं उसे हम कवर कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मीन्स पूरे मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ेंगे, जितने भी इसमें चैप्टर इंक्लूडिंग हैं, उसके लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होंगी। ठीक है ना, तो यहाँ एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट की जा रही है। तो आप जानते हैं कि जो भी फिजिक्स जब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं तो अपने सराउंडिंग में देखते हैं। तो जो भी सराउंडिंग में देखते हैं तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं जिनके अलग अलग शेप, साइज और अलग अलग अवस्था होती है। तो फिर हमारे दिमाग में बातें आती हैं कि इनकी बनावट कैसी थी, किस पार्टिकुलर पार्टिकल से ये बना हुआ है। इन सारे चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, फिर फिजिक्स की तरफ बढ़ते हैं। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे जो आप लोग मोबाइल में डिवाइसेस यूज करते हैं, वह किस बेसिस पे काम करता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो है, जो आप पढ़ते हो, उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है। बहुत सारे एटम न्यूक्लियस से बन के जो आगे की प्रोसीजर होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन, वह किस आधार पे होता है। उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र वन प्लेस टू अदर प्लेस क्यों होता है, कौन सा ऐसा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो ये कर पाता है, कौन इसे बैलेंस करता है, अगर बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा। सारे अगर कंसेप्ट को समझना है तो इन सारे छोटे छोटे चीज़ों को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम सारे चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं एक वे में, और आप लोगों को पूरा ध्यान देना है इसको समझने में। ठीक है ना, बाकी जो भी कंटेंट है उसके विषय में सोचना नहीं है, आपको बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बात अपनी स्टार्ट की थी कि जो भी सराउंडिंग में देखते हैं, मान लीजिए कोई आप एक बिल्डिंग देखें, अपने घर में लगे हुए रॉड को देखें, कोई ब्रिक्स देखें, कुछ भी आप देख रहे हैं, तो आप एक स्ट्रक्चर को देख पाते हैं। उसमें क्वालिटी क्या होती है कि वह एक सर्टेन स्पेस को कवर कर रहा है। उसको अगर 3D के टर्म में बात करें तो उसके पास कुछ वॉल्यूम है। अगर उसके सामने गए तो रुकावट पैदा करता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टोन है, आप जा रहे हैं तो आपके पैर में लग गई, रोकने की कोशिश करता है। कभी कभी अगर वो ज़्यादा बड़ी होती है तो हम बहुत एनर्जी खर्च करते हैं, फोर्स लगाते हैं, फिर भी उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस के पास ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। मतलब प्लेस जो पहली अवस्था थी उसे दूसरी अवस्था के पास ले नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं ले जा पाते हैं? तो एक्चुअली में आप लोग न्यूटनियन फिजिक्स में पढ़ रखे होंगे कि जो भी मैटर का ये प्रॉपर्टी होता है उसे हम लोग नाम देते हैं इनर्शिया, जो अपने पूर्व अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सराउंडिंग में, इसी बात को मैंने थोड़ा लिखा है। देखिए, छोटे छोटे अमाउंट में समझाते हुए और अपने कंटेंट को बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, नहीं तो मैंने पूरा बोल दिया, कंटेंट फिर पढ़ूँ तो थोड़ी सी इलॉजिकल आपको लगेगी। देखिए, आवर सराउंडिंग मतलब जो भी हमारे सराउंडिंग में कुछ भी दिख रहा है, जो भी हम लोग देख रहे हैं, सीख कर रहे हैं, वो वैरायटी ऑफ थिंग्स से बना हुआ है। ठीक है ना, अब उसमें वैरायटी ऑफ थिंग्स जो भी होंगे, जो भी शेप, साइज और या मैटर होगा, उसमें क्या होगा, डिफरेंट कभी शेप देख लेते हैं, साइज देख लेते हैं, या उसकी बनावट कुछ डिफरेंट होती है। ठीक है, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जो भी हमारे सराउंडिंग में, एवरीथिंग्स इन दिस यूनिवर्स, जो कि हमारे सराउंडिंग में और सराउंडिंग से ही मिल के बना है यूनिवर्स। एक्चुअली में यूनिवर्स का कंसेप्ट मैं आपको थर्मो में बताऊंगा कि सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के कंबाइनली हम लोग बोलते हैं यूनिवर्स। लेकिन अभी हम लोग छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं
एकदम स्टार्टिंग पीरियड है, तो इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग थर्मो पढ़ेंगे तो फिर उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो जो भी हमारी थिंग्स होती है इस यूनिवर्स में, वह बना होता है मेड अप ऑफ किससे, मटेरियल से। साइंटिस्टों ने इसे देखा, ऑब्जर्व किया और उन्होंने बोला कि जो भी चीज़ें देख रही है हम इसे एक वर्ड में बोलेंगे मैटर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या सीख पाए, जितने भी हमने पढ़ाया, एक्चुअली में जो मैटर है वह ऑक्युपाई कर सकता है स्पेस को, या उसके पास मास होगा, है ना। जब स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो ऑटोमेटिक उसके सामने जाओगे तो रुकावट पैदा करेगा। अगर उसके पास मास होगा तो इनर्शिया क्रिएट करेगा, क्योंकि उसी के बदौलत जिस भी फील्ड में है, जैसे मान लीजिए हमने लिया इस चौक को, तो इस चौक को छोड़ेंगे तो नीचे जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारा अर्थ का फील्ड है और उसका काम है किसी भी मासी बॉडी को अपने तरफ खींचना। तो अगर कोई अर्थ के ऊपर भी होगा तब भी वो ट्राई करेगा कि और उसके ऊपर फोर्स लगे, कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसके कारण वो लगा रहता है। फिर फ्रिक्शन आ जाती है जब हम लोग उसे स्थानांतरित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इससे हम क्या समझ पाएँ, ये समझ पाएँ कि मैटर जो भी हो, तो क्या डिफाइन करते हैं उसे, कि मैटर तभी बोलेंगे जब उसके पास मास हो, ऑक्युपाई करता हो वॉल्यूम, उसमें अगर इनर्शिया प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी हो, अगर उससे टकराएं तो रेजिस्टेंस डेवलप करे, अगर उसे टच करे तो सेंसिबल हो, या अगर टच नहीं कर पाते, नहीं देख पाते हैं तो सेंस, जो हमारे ऑर्गन सेंस है वो उसे ऑब्जर्व कर पाए। जैसे एयर का फ्लो आप देखते हो, आपको जब फ्लो होती है तो सेंस कर पाते हैं, ठीक है। तो जितनी भी ऐसी एक्टिविटी जो डेवलप होंगी किसी भी पार्टिकल्स के द्वारा, उन्हें हम लोग कंबाइनली बोलेंगे मैटर, ठीक है। तो मैटर का डिफिनेशन आप बाकायदा समझ रहे हैं, मैंने उसे वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखा भी है। तो अब बात थोड़ी सी अपने आगे की बढ़ाते हैं कि हमारे इंडियन जो भी फिलोसफर थे, मैंने लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसफर, वह इस बात को मानते थे कि मनुष्य जो कि लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हमारे सराउंडिंग में जो मनुष्य लिविंग के अंतर्गत आता है, जो भी पेड़ प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उस टोटल लिविंग में आते हैं। यहाँ तक कि जो नॉन लिविंग में भी आते हैं, वह 5 तत्वों से बना हुआ है, जिन्हें उन्होंने बोला था पंच तत्व। और उस पंच तत्वों में उन्होंने बेसिक 5 एलिमेंट को माने थे। कौन था? एयर था, वाटर था, फायर था, स्काई था और अर्थ, ठीक है ना। तो इस 5 को मिला के उन्होंने बोला था कि पंच तत्व है, और जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इन्हीं 5 से मिलके बनाया हुआ है, ठीक है। ये हमारे इंडियन फिलोसफर का कहना था, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमें मैटर कुछ है तो उसका क्या क्या कैरेक्टर हो सकता है। हम अपने समझने के लिए एक ब्रिक्स को लेते हैं, देखिए, ठीक है। अब मैं बोलूं कि इस ब्रिक्स का फॉर्मेशन किससे हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? ये ब्रिक्स जब भी होगा, आप देखना पहले इसे सैंड से फॉर्मेशन करते हैं, जो कि सॉइल भी होता है, कुछ सैंड भी मिलाया होता है, तो एग्जैक्ट सैंड नहीं बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड प्लस सॉइल का बोलेंगे। तो आप जब देखोगे तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। क्या उसे और भी छोटा कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो कितने लेवल तक कर पाएंगे? तो थोड़ा ये इमेजिनेशन करना टफ काम है, लेकिन हम इसी पर्सपेक्ट में, मतलब इसी संदर्भ में आगे चलेंगे। तो ये ब्रिक्स का जो फॉर्मेशन हुआ है, छोटे छोटे एलिमेंट पार्टिकल से हुआ है, और इसने एक पार्टिकुलर शेप और साइज ले रखा है। तो इसका कैरेक्टर क्या होगा जी? तो कैरेक्टर कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, बहुत सारे ऐसे होंगे, तो इन सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस भी होगा,
स्पेस के अलावा ये दोनों एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बांधे हुए भी है। अगर नहीं बांधे होते तो इसे अलग हो जानी चाहिए थी और इसे अलग हो जानी चाहिए थे। ये एलिमेंट इससे अलग हो जाता है और ये अलग होता है, कभी भी कंबाइंड बन के ये ब्रिक्स नहीं आ पाती। इसका मतलब क्या है, हम लोग देखिए इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, फिर ये सोच रहे हैं और बोल रहे हैं, फिर मैटर के कैरेक्टर को बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर इन पार्टिकल्स को पकड़ रहे हैं या किसी भी दो पार्टिकल को आप पकड़ लीजिए, कोई भी दो स्टोन, और उसे एक दूसरे में टच भी कीजिएगा तो देखिएगा साइड से कुछ स्पेस बची जाती है, ठीक है ना। तो जब दो पार्टिकल को पकड़ रहे हैं तो इसके बीच में क्या है जी, स्पेस है, जिसे इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे से जुटे भी हुए हैं, मतलब इन्हें कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बांधे हुए हैं, जिसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। आते हैं तो मैं क्या लिखा, फर्स्ट पॉइंट, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। आप समझ गए इस पॉइंट को। द पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम नोन एज इंटरमोलिकुलर स्पेस, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कंटिन्यूअस मूविंग, मतलब कहने का यहाँ पे है कि जो भी पार्टिकल होता है वह हमेशा कंटिन्यूअस मूव करते रहता है। जैसे हमारे पास ये चौक है, तो चौक के अगर जो भी पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं तो आपको दिख रहा है क्या है, स्टेशनरी अवस्था में है। लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से जाके देखोगे इसके छोटे से पार्टिकल को तो ये कभी भी स्टेशनरी नहीं, आपको वाइब्रेटिंग फॉर्म में दिखेगा। समझे, ये बस इसके लिए अलाउ नहीं है। एक्चुअली में आप ब्रह्मांड की कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ लो और उसके मोलिकुलर लेवल पे जाके देखोगे तो उसके मोलिकुल जरूर और जरूर वाइब्रेट करता हुआ मिलेगा। मतलब कि यूनिवर्स का कोई भी अगर बॉडी हम पकड़ते हैं तो उसके मोलिकुलर लेवल पे जाके देखते हैं तो उसके मोलिकुल हमें वाइब्रेट करता हुआ दिखेंगे, ठीक है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है तो हम लोग थर्मो में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में मोलिकुल डिपेंड करता है और किस कंडीशन में नहीं डिपेंड करता है। लेकिन हम यहाँ पे पार्टिकुलर हम एक एस्पेक्ट को लेके चल रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर के बिलो 0 डिग्री सी के ऊपर, मतलब -273.15 क्या होता है जी, डिग्री सेल्सियस, ये सबसे न्यूनतम टेम्परेचर होता है। अब इसके ऊपर जैसे जैसे आप जाओगे टेम्परेचर को मानते हैं रेज करता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाओगे तो देखोगे कि हर पार्टिकुलर टेम्परेचर पे मोलिकुल वाइब्रेट करता हुआ मिलेगा। अतः मैं इस आधार पे बोल सकता हूँ कि मोलिकुल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और जहाँ भी वाइब्रेशन की बात करते हैं तो अपना वो लीनियर ट्रांसफर कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरा लीनियरली मूव कर रहा है। तो लीनियर मोशन के दौरान जो एनर्जी की बातें करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अर्थात हर वो मोलिकुल जो कि वाइब्रेशन फॉर्म में है उसके पास एक एनर्जी होगा जिसे बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब कि जो कंटिन्यूअस मूविंग पार्टिकल है उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। ओके, तो मैंने बताया कि अगर टेम्परेचर रेज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एयर मोलिकुल्स है, उसे हमने अभी रखा 25 डिग्री सी पे, अब टेम्परेचर बढ़ा के 35 डिग्री सी कर दी तो ऑटोमेटिक उसका क्या होगा, वेलोसिटी रेज कर जाएगा। जब उस मोलिकुल का वेलोसिटी रेज कर गया तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी रेज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिक जो हम जानते हैं 9th स्टैंडर्ड से काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 12mv², मतलब वेलोसिटी बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। ओके, बाकी जहाँ भी जिस भी मेथड से एनर्जी निकाल सकते हैं सीखेंगे कैसे निकालते हैं। चौथा पॉइंट क्या है जी, दे अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को बांध के रखता है। हमें पता है, हमने देख रखा है कि एक दूसरे को, एक्चुअली में आपको जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो मैं बताऊंगा कि एक मिनिमम डिस्टेंस होती है, ठीक
ठीक है ना। उससे अगर आपने कम डिस्टेंस किया तो हर मोलिक्यूल के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगता है और वो एक दूसरे को बांध के रखता है, ठीक है ना। तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, और जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बांध कर रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है ना। इंटरमोलिकुलर, आप लोग इसी को केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, और वहाँ पे पढ़ते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड, और बोलते हो कि कभी ये रिपल्सिव होगा कभी ये अट्रैक्टिव होगा, ठीक है ना। तो वही बॉन्ड की बात एक तरह से समझिए की जा रही है, ठीक है। जैसे आप लोग अगर कोई मैटर की बात करते हो तो वहाँ भी बात बोलते हो कि भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इन मैटर के बीच में जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उस लेवल पे जाके हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा 5वां पॉइंट है, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ये तो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। अगर 2 पीसेज लेते हैं, एक पीस चौक का और दूसरा पीस आयरन का, तो आयरन जो है वह एक अलग टाइप के एलिमेंट से बना हुआ है और ये चौक एक अलग टाइप के एलिमेंट से बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं काफ़ी वीक है, इजीली हमने इसे ब्रेक कर दिया। लेकिन वहीं पे अगर हम आयरन का लें और ब्रेक करने की कोशिश करें तो एक्चुअली में वो कभी ब्रेक होगा ही नहीं हमसे, ऐसे समझ में आई। और वो भी बताएंगे कि जब क्लोज होगा तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी, इसको डिटेल में पढ़ेंगे थर्मो में, ठीक है ना। तो बहुत कष्ट होंगे, नहीं हो पाएंगे। रीज़न क्या है कि इनके बीच के मोलिक्यूल, जो चौक के बीच के मोलिक्यूल हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, जबकि आयरन के जो मोलिक्यूल हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। समझ पा रहे हैं आप। ये मेरा पूरा कंटेंट था मैटर से रिलेटेड। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि मैटर का जो छोटा पार्टिकल्स था वह हो क्या सकता है। तो जो भी मैटर का जो छोटा पार्टिकल्स होगा वह 2 पॉसिबिलिटी होती है। एक पॉसिबिलिटी को एटम्स बोलते हैं और दूसरे पॉसिबिलिटी को मोलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम ये बात समझते हैं कि एटम्स कब और मोलिक्यूल्स कब बोलेंगे। तो आप देखोगे मैटर का फॉर्मेशन या तो एटम से हुआ होगा, नहीं तो मोलिक्यूल से हुआ होगा। एटम्स या मोलिक्यूल्स मिलके इस मैटर का फॉर्मेशन करता है। एक्चुअली में मोलिक्यूल्स क्या होता है, तो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स को आप मैच कर दोगे तो मोलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात करते हैं एटम। तो मोलिक्यूल को तो हम एटोमेटिक समझ लेंगे अगर एटम को समझ लिए, क्योंकि 2 एटम को कंबाइन कर दो तो मोलिक्यूल बन जाएगा। अगर सेम एलिमेंट को कंबाइन करेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, वो ऑलरेडी आपके मोलिक्यूल्स में एक्सप्लेन हम कर रखे हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो डिटेल करेंगे। तो अभी डिटेल हमारा किसका काम है, एटम्स को करना। तो देखिए एटम जो है ये लिया गया है ग्रीक वर्ड से, ठीक है ना। क्या है, एटोमोस। इसका मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल, इनडिविजिबल, जिसको हम लोग विभाज्य नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, इनडिविजिबल है वो, इजली वे में आप समझिए। अब बात आई क्या सर, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो हाँ जी है, उसे हमने लिख भी रखा है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को देखोगे तो उसका सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जो आपको प्रकृति में मतलब नेचर में या तो कभी इंडिपेंडेंट मिलता है और नहीं तो कभी कंबाइनली फॉर्म में मिलता है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कभी भी आप देखोगे तो टीचर लिखते हुए मिलता है O2, मतलब एक ऑक्सीजन का एटम जैसे ही आप फ्री छोड़ोगे, जैसे कि ऑक्सीजन, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही एक ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में फ्री छोड़ोगे, दूसरा अगर कोई ऑक्सीजन का एटम होगा तुरंत आके कंबाइन करेगा और वो O2 का फॉर्मेशन कर लेगा। वह फ्री इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होगा। तो इसी बात को मैंने लिखा है कि जो एटम होगा वह मे और मे नॉट
एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, कर भी सकता है और नहीं कर सकता है। जैसे इनर्ट गैसेज होती हैं, हीलियम, नियॉन, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाते हैं। लेकिन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करे या ना करे, लेकिन साथ ही साथ देखोगे कि दोनों कंडीशन में वो अपना केमिकल प्रॉपर्टी को रिटेन करता है, मतलब उसे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन इजली वे से वो कर ले जाएगा। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन जो भी है आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखते हो। हमारा यहाँ पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस्ड होगा फिजिक्स पे, लेकिन उसके रास्ते में कुछ ऐसा आ जा रहा है जिसका केमिस्ट्री से रिलेशन है तो बताना पड़ रहा है उसको आपको, तो थोड़ा शॉर्ट करके हम निकल रहे हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑलरेडी आप पढ़ रखे हो कि भैया अगर ऑक्सीजन का होगा तो उसके मासेज अलग होंगे, नाइट्रोजन का होगा तो उसके मासेज अलग होंगे, हाइड्रोजन है तो उसके मासेज अलग हैं। मतलब ऑलरेडी आप पहले से 8 और 9th क्लास में उसे रिमेंबर भी कर रखे हैं कि अलग अलग एलिमेंट के मासेज अलग अलग होंगे, उनके प्रॉपर्टी भी अलग हैं। जैसे एयर है तो एयर में बना होता है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी अलग है, नाइट्रोजन है तो उसका प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है ना, तो आप उनके प्रॉपर्टीज वाइज भी जानते हैं। ठीक है, तो ये बातें मैंने पूरी समझाने की कोशिश की आपको कि एटम डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑलरेडी अपने एलिमेंट के पूरे चार्ट को याद किए होंगे तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे मासेज अलग है। अब क्यों अलग है और उसके पीछे की लॉजिक क्या है, इसे न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ना है, जो कि हमारे इस टॉपिक के अंदर आता है। समझिए, तो अगर आप ये सुने रहिएगा तो वहाँ पे जब हम आपको डिटेल करेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक है ये और समथिंग, जिसके वजह से ये स्टेटमेंट मैंने आपको बेसिक में बताया था कि डिफरेंट होते हैं, तो आप समझ जाओगे यस सर होते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे के लॉजिक में भी बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन पहले हम अपना कुछ तो बेस बना लें, तो फिर उस लॉजिक के विषय में बात करें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से बढ़ेगी। अब बात करते हैं हम लोग मोलिक्यूल का। पहले भी डिफाइन कर रखा है, फिर आप देख लीजिए। अ मोलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स हो सकते हैं, कंबाइन करें तब उसे जाके हम लोग बोलते हैं मोलिक्यूल्स, या उसका ग्रुप ही होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए H2O, इससे मोलिक्यूल बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जिसमें एक एटम हाइड्रोजन का और कोई दूसरा एटम अब हाइड्रोजन के अलावा हो, तो ऐसे मोलिक्यूल को हम लोग हेटेरो मोलिक्यूल बोलते हैं। देखिए, अगर सेम एटम के मोलिक्यूल आपस में कंबाइन कर रखे हो, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ही हो, कोई दूसरा अलग से नहीं हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे होमो मोलिक्यूल्स। लेकिन अगर डिफरेंट हो तो उसे बोलेंगे हेटेरो मोलिक्यूल्स। ठीक है, अब एक वर्ड आता है एटॉमिसिटी, तो उसे क्या करते हैं, किसी भी मोलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं हम बताते हैं उसके एटॉमिसिटी से। जैसे O2 लिखा हुआ है तो इसके एक मोलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 2 हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई, 2। हाइड्रोजन के एक मोलिक्यूल में, यहाँ जो लिखा गया होता है मोलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, और जो यहाँ पे लिखते हैं वो मेरे एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, मतलब 1 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन 2 एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, 1 मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन। मीन्स यहाँ पे एक मोलिक्यूल हाइड्रोजन का 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी, 2। एक मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन को कंटेन कर रहा है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई, 2। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि 1 मोलिक्यूल ऑफ फास्फोरस P4 हाउ मच
एटम्स ऑफ फास्फोरस कंटेन, तो 4, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी 4। एक मॉलिक्यूल ऑफ एसेट हाउ मच कंटेन एटम ऑफ सल्फर, तो आप बोलोगे 8, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई 8। ये एक पढ़ने का तरीका था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक मैटर से रिलेटेड जितनी हमारी फिजिक्स में नीड थी हमने उसे कंटेन बनाया और आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए इसे ध्यान से एक बार आप रिवाइज कीजिए, पढ़िए। बाय बाय।